दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ शिवालिक प्रगति सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कि सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों को मैंने आपसे डिस्कस किया। जो एग्ज़ाम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हुआ था 2017 में, उसमें जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज उसी का तीसरा या चौथा भाग ये है। तो इसमें भी सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हालाँकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो 2017 में हुआ है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का पेपर, इसमें सामान्य ज्ञान के सवालों की संख्या ज़्यादा है। इस बार हमीरपुर बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, इस बार इन्होंने सिलेबस जारी किया है जिसमें कि अधिकांश सवाल जो है पूछे जाएँगे, कंप्यूटर से पूछे जाएँगे। लेकिन फिर भी यदि आप किसी और एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है उसमें सवाल किसी भी तरह के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, यूँ नहीं कि आप सारा का सारा कंप्यूटर पे फ़ोकस कीजिए। सामान्य ज्ञान यदि आपका 50 नंबर का जो क्वेश्चन बचता है, जिसमें कि हिंदी होगी, इंग्लिश होगी या सामान्य ज्ञान होगा, उसमें भी सामान्य ज्ञान के सवालों को किसी तरह से पूछा जा सकता है। तो आप इन बातों को ध्यान में रख करके अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए, इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। और क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया था? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये जो उपाधियाँ हैं, जो टाइटल्स हैं, आपके साथ डिस्कस किए थे। भारत का बिस्मार्क इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए कहते हैं क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत भारत का एकीकरण किया, तो इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। एकता दिवस जो हम मनाते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही याद में मनाया जाता है। लाला लाजपत राय दोस्तों, इन्हें हम पंजाब केसरी भी कहते हैं, पंजाब का शेर भी इन्हें कहा जाता है। इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। लोकनायक से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है। लोकनायक हम कहते हैं जयप्रकाश नारायण को और लोकमान्य हम कहते हैं तिलक को। पिछले वीडियो में ये आपके साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्हें हम नेताजी कहते हैं। नेताजी की उपाधि जो है माफ़ कीजिएगा, नेताजी की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने दी हुई है। हिटलर ने सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। इसके अलावा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में 1943 में दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और ये जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने सिंगापुर में की है। ये भी एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी वेवल योजना, ऑप्शन सी क्रिप्स का प्रस्ताव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है दोस्तों। माफ़ कीजिए, क्रिप्स का प्रस्ताव जो है इसी के विरोध में चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये 1942 में हुआ। इससे पहले जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया उसमें हमने आपको बताया कि अगस्त ऑफर जो है ये 1940 में लाया गया। अगस्त ऑफर क्या था? इस समय जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन भारत से बार बार ये आग्रह कर रहा था कि भारत के जो सैनिक हैं या भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में बढ़ चढ़ करके ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। तो इस तरह की डिमांड्स जो है, इस तरह का आग्रह ब्रिटेन भारत से कर रहा था। लेकिन भारत में जो स्वतंत्रता सेनानी थे या भारत के जो लोग थे उन्होंने इन बातों का विरोध किया। इसी के लिए भारत में लाया गया अगस्त ऑफर। लेकिन ये जब अगस्त ऑफर असफल हुआ तो उसके बाद 1942 में इन्हीं बातों को लेकर के क्रिप्स का प्रस्ताव भारत लाया गया, तो जिसमें कुछ और ऑफर जो है क्रिप्स प्रस्ताव में रखे गए। लेकिन महात्मा गांधी ने ये जो क्रिप्स का प्रस्ताव है इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ऑलरेडी दिवालिया हो गया है। और इसी के विरोध में 1942 में लाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किया गया और इसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों वेवल मिशन जो है ये 1943 में, माफ़ कीजिए 1945 1945 में हुआ वेवल मिशन शिमला में। और ये कैबिनेट मिशन योजना जो है ये 1946 में हुई। और ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिमला में ही ये सम्मेलन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था वो है ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है दोस्तों। आंध्र प्रदेश जो है ये 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला भारत का पहला राज्य है। अब आपको सवाल एग्जाम में किया जा सकता है कि क्या किसी नए राज्य का गठन जो है भाषा के आधार पर किया जा सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल, भाषा के आधार पर किसी राज्य का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर जो बनाया गया वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर ये बनाया गया था। तो ये भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश को किस भाषा के आधार पर बनाया गया। अ, इस समय दोस्तों ये 1953 का जो समय है, इस समय एक
आयोग का गठन किया गया था उसे हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसका जो गठन किया गया 1953 में। इस समय भारत में कुछ राज्य थे, अलग अलग श्रेणी के राज्य थे, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश का गठन जब 1948 में किया गया, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो हिमाचल प्रदेश को उस समय मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया, मुख्य आयुक्त क्षेत्र इसको बनाया गया। लेकिन 1951 में 1951 में हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया, यानी कि पार्ट सी स्टेट हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। इसी तरह से कुछ और भी राज्य थे भारत में जो कि क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी, घ श्रेणी इस तरह के राज्य थे। इन्हीं का पुनर्गठन करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 व्यक्ति थे। आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसमें जो व्यक्ति थे, एक थे इसमें दोस्तों फजल अली, जस्टिस फजल अली जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा इनके साथ जो थे जो बाकी जो लोग हैं इनके साथ थे वो थे के.एम. पनिक्कर, और इसके अलावा इनके साथ थे H.N. कुंजरू, यानी कि हृदयनाथ कुंजरू जो है ये इनके साथ थे राज्य पुनर्गठन आयोग में। और 2 साल तक इन्होंने, इनके 2 साल के गहन स्टडी के बाद ये 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेकर के आए। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या किया गया कि भारत में 14 राज्यों का निर्माण किया गया और 6 जो है यूनियन टेरिटरी बनाए गए। और हिमाचल प्रदेश को भी 1956 में 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और हिमाचल प्रदेश 1956 से लेकर के 1971 तक जो है केंद्र शासित प्रदेश ही बना। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो बाकी जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि इसमें जो दूसरे ऑप्शन है गुजरात जो है दोस्तों ये 1960 में 1960 में बम्बई से 1960 है दोस्तों, ये 66 नहीं है, 1960 में बम्बई जो राज्य था उसको विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 नए राज्य बनाए गए। इसी तरह से 1966 में 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो उस समय हरियाणा जो है नया राज्य, वहाँ से पंजाब के कुछ हिस्से को निकाल करके हरियाणा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर, माफ़ कीजिएगा, किस वर्ष 26 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, माफ़ कीजिए ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अभाज्य अंग बना था। देखें दोस्तों, भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो उसके साथ साथ पाकिस्तान भी, भारत का जो विभाजन किया गया, भारत और पाकिस्तान करके 2 राष्ट्र बन गए। लेकिन उस समय कुछ प्रांत ऐसे थे, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के एक राजा थे, उनका नाम था राजा हरि सिंह। तो उन्होंने ना तो भारत में अपने आप को विलय किया, ना ही पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर को जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगी और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर को भारत का अभाज्य अंग बनाया गया 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का जो है प्रारूप तैयार किया था, यानी कि ड्राफ्ट इसको किया था। सर्वोदय जो है दोस्तों ये महात्मा गांधी का कंसेप्ट है। सर्वोदय आंदोलन के जो जनक है ये महात्मा गांधी को इनके एक मित्र ने 1904 या 5 में एक किताब गिफ्ट की थी। उस किताब का नाम था अनटू दिस लास्ट जो है ये किताब महात्मा गांधी को भेंट की गई। और इस किताब से ये जो किताब लिखी गई है अनटू दिस लास्ट, ये लिखी है जॉन रस्किन ने। जॉन रस्किन के द्वारा ये किताब लिखी है, रस्किन इस तरह से। और इस किताब को पढ़ करके महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने ये जो अनटू दिस लास्ट है इसमें अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल की बात की गई, यानी कि सभी का जो उदय होना चाहिए, सबका उदय, यही सर्वोदय का मतलब है, सभी का उदय। यानी कि समाज में जो अलग अलग वर्गों में समाज बंटा है, अलग अलग जातियों में समाज बंटा है, इन सभी लोगों का उदय होना चाहिए, यही है सर्वोदय। तो ये जो कंसेप्ट है ये महात्मा गांधी का लाया हुआ कंसेप्ट है भारत में। लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी के साथ कुछ और भी लोग जुड़े थे, जैसे आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया। और मोरारजी देसाई जो है ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है दोस्तों। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है ये मोरारजी देसाई हैं। 1977 में ये पहली बार जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 77 है कि कौन क्रांतिकारी कारागार में 64 दिनों के उपवास के पश्चात शहीद हुआ था? ऑप्शन ए है जतिन दास, ऑप्शन बी M.L. ढींगरा, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है दोस्तों। जतिन दास जो है ये 64 दिनों के उपवास के पश्चात ये क्रांतिकारी जो है ये शहीद हुए थे। देखिए दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस ये हुआ था जो, तो इसमें कुछ लोग जो
इस केस में जुड़े, जिनका नाम इसमें आया था, ये जो लोग एक पार्टी से जुड़े थे वो थी HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, जैसे जतिन दास हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, या जैसे भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, ये सभी लोग जो है इस संगठन से जुड़े हुए लोग थे। तो इनको अरेस्ट किया गया एक केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में इनको अरेस्ट किया गया। हालांकि इससे पहले भगत सिंह और उनके साथी ने जो असेंबली में बॉम्ब गिराया था, तो भगत सिंह को उस समय अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में दोबारा से भगत सिंह को इस केस में अरेस्ट किया गया और बाद में उनके ऊपर जो सैंडर्स की हत्या का केस चलाया गया, सैंडर्स की जो हत्या हुई थी वो केस भी भगत सिंह के ऊपर ये केस बना और ये केस चलाया गया। तो इस समय जब भगत सिंह अपने साथियों के साथ जेल में बंद थे, तो उस समय उन्होंने जेल में हड़ताल कर दी, क्योंकि जेल में जो भारतीय लोग हैं और जो गोरे कैदी थे, यानी कि जो अंग्रेज कैदी थे, उनके साथ जो है अलग अलग से बर्ताव किया जाता था। यानी कि भारतीयों को जानवरों की तरह वहाँ पर रखा जाता था और जो गोरे जो लोग थे, गोरे जो कैदी थे, उनको कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाती थी और भारतीय लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। और दूसरा, भगत सिंह का ये जो डिमांड थी कि वो एक राजनीतिक अपराधी है, तो इन बातों को लेकर के भगत सिंह ने जेल में हड़ताल कर दी और 64वें दिन जो है जतिन दास जो है ये क्रांतिकारी शहीद हुआ और ये उपवास जो भगत सिंह ने 116 दिन तक चलाए रखा। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये भी इनके साथी थे, इसी संगठन से जुड़े थे। यदि आपने स्टडी किया है, 1925 में काकोरी कांड हुआ था, जिसमें कि एक चलती हुई ट्रेन से जो खजाना इन क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, तो उसमें इन्वॉल्व थे राम प्रसाद बिस्मिल। ML ढींगरा यानी कि मदन लाल ढींगरा दोस्तों, इन्होंने अ, इन्होंने करजन वायली की हत्या की। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है कि किस क्रांतिकारी ने करजन वायली की हत्या की, तो ये ML ढींगरा जो है, इन्होंने करजन वायली की हत्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों। रानी गेंदिलयू एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थी जो तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के किस भाग से संबंधित थी? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है, मणिपुर से संबंधित थी रानी गेंदिलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि राज्यसभा के सदस्यगण, ऑप्शन ए अधिकांश मनोनीत होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन सी परोक्ष निर्वाचित होते हैं यानी कि इनडायरेक्टली या फिर अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मनोनीत निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है दोस्तों। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता, ध्यान रखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल जो है अनंत काल तक चलता रहता है। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का गठन किया जाता है दोस्तों, ये परोक्ष रूप में यानी कि इनडायरेक्ट रूप में ये निर्वाचित किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश से जो राज्यसभा के सदस्य 3 हैं, तो हिमाचल प्रदेश से ये 3 राज्यसभाओं के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाएगा, जो इनको इनको चुना जाएगा, वो हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य जो है संबंधित, यानी कि जिस भी राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो संबंधित राज्य के जो विधानसभाओं के जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं दोस्तों। तो ये सवाल इस तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सवाल क्वेश्चन नंबर 80 है। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा से और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, धीरे धीरे हम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यसभा जो है इसे हम ऊपरी सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या तो दोस्तों वो 250 होती है, यानी कि 250 जो है राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या होती है, अधिकतम संख्या हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की स्थिर संख्या है, ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 444 और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है, लोकसभा के सदस्यों की स्थिर संख्या जो है ये 545 है। इस सवाल को मैं यूँ भी पूछ सकता हूँ कि लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान में जो संख्या है वो 545 है। यदि आपसे पूछा जा गया होता कि लोकसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों 552। तो इसमें से लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो 552 है, इसमें से लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और वो जो 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है। इसमें से यदि आपसे सवाल पूछा गया कि निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है कुल, तो निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 543 होगी, 543, क्योंकि 2 सदस्यों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, तो 12 सदस्यों को जब राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम, जो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 238 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, इसमें यदि 12 माइनस करते हैं तो राज्यसभा के वर्तमान में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 233 होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, प्रो टेम अध्यक्ष का कार्य है। ऑप्शन ए सदस्यों का शपथ ग्रहण, ऑप्शन बी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ऑप्शन सी जब अध्यक्ष के चुनाव की स्थिति नहीं बनी हो तो अध्यक्ष की तरह कार्यवाहन करना, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है दोस्तों। प्रो टेम स्पीकर जो है इसका जो कार्य है वो सदस्यों का, जो नए नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना जो है ये प्रो टेम स्पीकर का कार्य होता है। देखिए दोस्तों, ये जो टर्म है प्रोटेम्प, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, वो है प्रो टेम्पोर। तो प्रो टेम्पोर का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए, जो है थोड़े समय के लिए। तो राष्ट्रपति जो है अल्पकाल के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, जो कि जो नए नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ ग्रहण कराना जो है इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों, कि शून्यकाल क्या है। ऑप्शन व्हाट इज जीरो आवर। ऑप्शन ए है जब एक मौद्रिक विधेयक लोकसभा में रखा गया हो, ऑप्शन बी प्रातःकालीन सत्र तथा अपराह्न सत्र के मध्य का अंतराल, ऑप्शन सी है जब अति महत्वपूर्ण महत्व के विषय उठाए गए हैं, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों, ये आंसर की इसका मैंने चेक किया था तो उसमें आंसर सी दिया था। तो देखिए दोस्तों, शून्यकाल जो है ये भारत की देन है, जीरो आवर जो है भारत की देन है। शून्यकाल 12 बजे दोपहर में शुरू होता है, इसीलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। इस समय ये शुरू होता है 12 बजे से 1 बजे का जो समय है ये शून्यकाल का है और इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो कभी कभी सवाल और शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल, सदन का जो पहला घंटा होता है उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं, क्वेश्चन आवर। इसके बाद का जो घंटा होता है दोस्तों उसको हम शून्यकाल कहते हैं और ये 12 से 1 बजे के बीच में होता है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं, यानी कि इन सवालों के लिए आपको अलग से नोटिस नहीं देना पड़ता। तो थोड़ा आपको ये सवाल जो है, तो ये सवाल आप यानी कि संसद में जो सदस्य हैं वो अति आवश्यक जो सवाल होते हैं, जनहित में जो सवाल होते हैं, जिनका उनमें कोई नोटिस नहीं देना पड़ता, उन सवालों को वो सदन में उठा सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 है कि लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है। ऑप्शन ए संघ वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राज्य के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से भारत के राष्ट्रपति। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है कि लोक लेखा समिति जो है अपना प्रतिवेदन सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष का। इसके अलावा संसद में हमारा जो संसद है, हमारा जो संविधान है, माफ़ कीजिए, उसमें अलग अलग समितियों का जिक्र किया गया है। तो वहाँ से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। संसद की जो समितियाँ हैं, तो सबसे बड़ी समिति जो है संविधान में जिसका जिक्र किया है दोस्तों वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी समिति है और इसमें जो सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति से हम एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 30 है और सारे के सारे जो है लोकसभा से होते हैं। इसके अलावा ये जो प्राक्कलन समिति है दोस्तों, इसको हम इसके अलावा इससे कुछ और सवाल बनते हैं, जैसे ये जो सदस्य हैं 30 सदस्य हैं, इनमें से शायद कोई भी मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं होता है। इसके अलावा लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति से भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, 22, जिसमें कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो जो विपक्षी दल होता है उसका कोई सदस्य होता है और इसके जो सदस्य होंगे वो भी कोई भी सदस्य जो है मंत्री नहीं होता। और ये जो लोक लेखा समिति होती है इसको हम प्राक्कलन समिति की जुड़वाबहन कहते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वाबहन हम लोक लेखा समिति को कहते हैं दोस्तों। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो समिति है लोक लेखा समिति, इसका कार्य होता है जो कैग की रिपोर्ट होती है, सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट का ऑडिट, उस रिपोर्ट की जांच ये करती है। ये इसके द्वारा किए गए कार्यों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 84 है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के परमादेश जारी किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है, 5 तरह के परमादेश जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा गया कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन ए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86 देखें। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों कि राज्यपाल का वेतन किस प्रभार में लिया जाता है। ऑप्शन ए राज्य की आकस्मिकता निधि, ऑप्शन बी भारत की समेकित निधि यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ऑप्शन सी है भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि और ऑप्शन डी है जो राज्य की समेकित निधि। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन डी है दोस्तों। जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 है।
पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली प्रारंभ में अनुशंसित की गई थी। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा, ऑप्शन बी अशोक राय मेहता कमेटी द्वारा, ऑप्शन सी एमएल सिंघवी कमेटी द्वारा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है दोस्तों, बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। और ये जो तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये पंचायती राज से ही रिलेटेड है, संबंधित है। ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बेहद ज़रूरी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 कि प्रिया सॉफ्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए पंचायत से, ऑप्शन बी भूमि रिकॉर्ड से, ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है, प्रिया सॉफ्ट जो है इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है इसकी फुल फॉर्म है, तो ये पंचायत से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए अहमद पटेल, ऑप्शन बी विमल जालान, ऑप्शन सी वीरप्पा मोइली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है दोस्तों, वीरप्पा मोइली जो है इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावशील कर आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए है दोस्तों 360, ऑप्शन बी है 356, ऑप्शन सी है 352, ऑप्शन डी है 370। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है उसको प्रभावशील कर जो है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। तो ये जो कंसेप्ट है आपातकाल का, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आपातकाल जो होता है ये 3 तरह का होता है। आपातकाल, सबसे पहले आपको सवाल पूछा जा सकता है जो इमरजेंसी है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा दोस्तों राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद के कहने पर करता है। मंत्रिपरिषद जो है, मंत्री परिषद दोस्तों आपातकाल लिखित रूप में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के लिए जब कहेगा तो राष्ट्रपति उस समय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपातकाल जो है, ये जो कंसेप्ट हमने आपातकाल का जो लिया है, ये हमने जर्मनी से लिया है। जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी का जो प्रावधान है, ये जर्मनी से हमने लिया हुआ है। तो आपातकाल भारत में 3 तरह का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो दूसरा होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ये भारत के संविधान 352 में इसका जिक्र किया गया है। और राष्ट्रपति शासन जो है ये भारत के संविधान 356 में इसका जिक्र किया गया है। और वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान 360 में इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 सिचुएशन पे लगता है। जैसे भारत में जो है युद्ध की स्थिति हो गई हो, या बाहरी आक्रमण किया गया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह, इन पर जो है ये इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये जो शब्द सशस्त्र विद्रोह है दोस्तों, ये जो संविधान में 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, तो उस समय ये शब्द जो है जोड़ा गया। इससे पहले इस शब्द की जगह, सशस्त्र विद्रोह की जगह, आंतरिक गड़बड़ियाँ या इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है, इस शब्द का जिक्र किया गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लगाया गया। एक बार लगाया 1962 में, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, और जिसको कि 1968 में इसको लिफ्ट किया गया। तो दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया दोस्तों 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और उसके बाद 1975 में, 1975 में आंतरिक गड़बड़ियों के चलते जो है भारत में आपातकाल लगाया गया, राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद 1 महीने के भीतर संसद से इसको पारित करना पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाएगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 1 महीने के भीतर, 1 महीने के अंदर जो है संसद से इसको पारित किया जाना आवश्यक है। यदि 1 महीने के अंदर ये संसद से पारित नहीं किया जाता तो राष्ट्रीय आपातकाल उसी समय खत्म होता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 6 महीने के लिए, अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने, जैसे मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी लग गया, तो 6 महीने के बाद दोबारा जो है संसद से मंजूरी लेना पड़ती है। तो एक बार संसद से मंजूरी मिल गई तो 6 महीने बाद दोबारा से संसद से राष्ट्रीय आपातकाल को कंटिन्यू करने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। इस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनंत काल तक लगाया जा सकता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 6 महीने बाद जो है दोबारा से संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है। इस तरह से अनंत काल तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 में इसका जिक्र किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन जो है, प्रेसिडेंट रूल, इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। और राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राष्ट्रपति शासन के लगने के बाद 2 महीने के भीतर जो है संसद से इसकी मंजूरी ली जानी चाहिए। और राष्ट्रपति शासन जो है ये भी 6 महीने का इसका समय होता है। अधिकतम समय राष्ट्रपति शासन का 6 महीने होता है। और राष्ट्रपति शासन एक बार लग गया तो 6 महीने के बाद दोबारा मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस तरह से राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 साल के लिए
लगाया जा सकता है। मैक्सिमम समय जो है 3 साल तक के समय से ज़्यादा इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। उसी तरह से दोस्तों वित्तीय आपातकाल जो है इसको भी संसद से जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो 2 महीने के भीतर-भीतर संसद से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है और ये भी अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन 6-6 महीना करके इसको भी अनिश्चित काल तक इसको लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगा है। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल नंबर 356 के तहत जो इमरजेंसी लगाई जाती है, सबसे पहले कब लगाई गई और किस राज्य में लगाई गई? तो पंजाब में सबसे पहले लगाई गई है। तो ये मैंने आपके साथ कोशिश की कि जो आपातकाल है यानी कि इमरजेंसी ये जो कंसेप्ट है इसको डिस्कस करने की। यदि फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या कुछ चीज़ बोलने में गलती हो गई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिए, तो हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में सुधार ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। अपने सुझाव हमें देते रहिए। किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर इसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही। अब फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।